नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आधार क्लासेज में। साथियों, आज मैं आपको यहां पर हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं और कुछ आगामी एग्जाम्स हैं, जैसे आपका यूपीएसआई है, यूपी ट्रिपल एस सी संबंधित जो एग्जाम हैं, जैसे लेखपाल है उसी इन्हीं सब एग्जामों में जितने मतलब जो आपका हिंदी है बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लगभग 30-40 लेक्चर्स में आपका पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और अच्छे से करके नोट्स तैयार करिए। स्टार्टिंग से नोट्स बनाते चलिए तो बहुत फायदा होने वाला है आपको। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें स्टार्ट करना है भाषा, हिंदी एक भाषा ही तो है, तो हम अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भाषा होती क्या है। कई बार क्वेश्चन यहां से भी बना है। क्वेश्चन आया कि बताइए भाषा जो शब्द है वो किस शब्द से मिलकर बना है, किस धातु से मिलकर बना है। तो जो भाषा शब्द है वो भास धातु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है साथियों? भास धातु से मिलकर बना है। और भास धातु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? विचारों को प्रकट करना। विचारों को प्रकट करना किसका अर्थ है? भास धातु का शाब्दिक अर्थ है। क्लियर बात है, सही बात है। आगे चलते हैं। देखिए, हमने कहा कि भाई भास का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ विचारों को प्रकट करना। लेकिन मैं कहूं कि भाई भाषा क्या होती है? तो हम बताएंगे कि भाषा क्या होती है। विचारों का आदान प्रदान। विचार को हम फीलिंग्स भी कह सकते हैं, भाव भी कह सकते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम के द्वारा होता है, विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम के द्वारा होता है वही भाषा कहलाती है। सही बात है, समझ में आई? चलिए, भास धातु से भाषा बना है और जिस माध्यम के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाता है? वो भाषा कहलाती है। सही बात है। अब कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए भाषा को मतलब कैसे विकसित किया जा सकता है उसके लिए? देखिए, जो भाषा का क्रम है, भाषा का क्रम क्या होता है, किस प्रकार विकसित किया जाता है भाषा को, किस प्रकार भाषा को सीखा जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा। जो भाषा का जो विकास क्रम है, भाषा का जो विकास क्रम है, भाषा का विकास क्रम क्या क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं भाषा का विकास क्रम क्या है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, एक सूत्र के माध्यम से आपको याद रखना है। सुबोपाली। क्या याद रखना है? सुबोपाली। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा के कौशल क्या होते हैं, भाषा के कौन कौन से कौशल हैं। ठीक है, तो भाषा के कौशल कह दो या भाषा का विकास क्रम कह दो। तो मैंने आपको बताया कि भाषा का जो विकास क्रम होता है वो सुबोपाली होता है। क्या होता है? सुबोपाली होता है। सबसे पहले कोई छोटा बच्चा क्या करेगा? भाषा को सुनेगा। क्या करेगा? भाषा को सुनेगा। सुनने के बाद वो क्या करेगा? सुनने के बाद वो बोलेगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और इसके बाद आ जाएगा लिखना। सही बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, क्या बताया मैंने, भाषा के जो कौशल हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सही बात है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा का विकास क्रम क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं सुबोपाली। ठीक है। हां, कभी कभी ऐसा हो सकता है, संस्कृत संबंधित विद्यार्थी हैं उनके लिए बता रहा हूं, अगर हमें संस्कृत के माध्यम से भाषा के कौशल याद करने हैं तो वो हमें करने पड़ेंगे श्रव्य पले। क्या सूत्र याद रखना है हमको? श्रव्य पले। श्रव्य का मतलब होता है श्रवण, मतलब सुनना। इसके बाद वै का मतलब होता है वदन। वै का मतलब क्या होता है? वदन। पै का मतलब क्या होता है? पठन। और ले का मतलब क्या होता है? लेखन। तो अगर आपसे पूछे संस्कृत भाषा का विकास क्रम क्या है, तो हम इस सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं श्रव्य पले, मतलब श्रवण सुनना, वदन बोलना, पठन पढ़ना, लेखन लिखना।
सही बात है। यहां तक आपको समझ आया होगा। मैंने आपको बताया कि भाषा क्या होती है, विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम द्वारा होता है भाषा कहलाती है। भाषा का विकास क्रम क्या है, भाषा के कौशल क्या है, वो मैंने आप सबको बता दिए। चलिए अगले टॉपिक पर अगली चीज पढ़ते हैं। देखिए भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार क्या होते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं साथियों, आपको याद रखना है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है मौखिक भाषा। कौन सा होता है? मौखिक भाषा। दूसरा होता है आपका लिखित भाषा। दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा। और तीसरा होता है आपका सांकेतिक भाषा। तीसरा क्या होता है साथियों? सांकेतिक भाषा। भाषा के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। क्लियर है? ठीक है। सबसे सरल प्रकार कौन सा है, सबसे कठिन प्रकार कौन सा है? तो जो मौखिक है वो सबसे सरल प्रकार है भाषा का। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे कठिन, तो सबसे कठिन कौन सा है? सबसे कठिन जो भाषा का प्रकार है वो है आपका सांकेतिक भाषा। देखिए भली बात आप लोग समझते भी होंगे मौखिक का मतलब क्या होता है। देखिए मौखिक का मतलब क्या होता है? जब विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है, जब विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है तो वो होती है मौखिक भाषा। क्या होती है साथियों? मौखिक भाषा। लेकिन जब भाषा को लिखकर प्रकट किया जाता है तो वो भाषा होती है लिखित भाषा। जब हम भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं तो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। लेकिन जब हम भाषा को लिखकर लिखित रूप में प्रयोग करते हैं, जब हम विचारों को लिखित रूप में आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है लिखित भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा क्या होती है? ध्यान रखना आप लोग, जब हम विचारों का आदान प्रदान किससे करते हैं? संकेत के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो संकेत के माध्यम से जब विचारों का आदान प्रदान होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सांकेतिक भाषा। क्लियर बात है? सही बात है। अब देखिए सबसे सरल भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा है। सबसे कठिन भाषा कौन सी है? सांकेतिक भाषा है। अब पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई हॉर्न बजाना या हॉर्न सुनना, हॉर्न सुनना कौन सी भाषा का प्रकार है? तो तुरंत बच्चों ने अपना दिमाग लगाया कि भैया हॉर्न बज रहा, हॉर्न सुन रहे हैं, और जो बोलकर या सुनकर जिस भाषा का आदान, जिस विचारों का आदान प्रदान होता है वो किस में आते हैं? मौखिक में आते हैं। किस में आते हैं? मौखिक में आते हैं। लेकिन यह गलत था। हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब कोई विचार या भाव हमें स्पष्ट रूप से सुनाई ना दे, कोई विचार या कोई भाव हमें स्पष्ट रूप से सुनाई ना दे तो वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे आपका हॉर्न बजाना या हॉर्न सुनना, सही बात है। चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना, अब हमें पता नहीं चलता ना वो क्या कह रहे हैं, हॉर्न से भी नहीं पता चलेगा कि एक संकेत का पता चलेगा। ठीक है, तो हॉर्न बजाना, चिड़ियों का चहचहाना या जितनी भी अस्पष्ट ध्वनियां हैं जो हमें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही हैं, तो वो ध्वनियां सांकेतिक भाषा के अंतर्गत ही आती हैं। वो किसके अंतर्गत आती हैं? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत ही आती हैं। सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या क्या बताया मैंने? भाषा की परिभाषा बताई है, भाषा का विकास क्रम या भाषा के कौशल बताए हैं, और तीसरी चीज मैंने आपको बताई है कि भाषा के क्या क्या प्रकार होते हैं। मौखिक भाषा, जब ध्वनियों को, जब भावों को कब कैसे प्रकट किया जाता है? बोलकर प्रकट किया जाता है, तो वो क्या होता है? मौखिक भाषा। जब भाषा को लिखित रूप में प्रकट किया जाता है तो लिखित भाषा, और जब विचारों को संकेत के रूप में आदान प्रदान किया जाता है तो वो क्या होती है? वो होती है सांकेतिक भाषा। सबसे सरल
ये बीच की है, सरल भी है और कठिन भी है, और ये जो सांकेतिक भाषा है ये सबसे कठिन है। ठीक बात है। चलिए अब इसको खत्म करते हैं, आगे चलेंगे। आगे चलने में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा, अब तक तो मैं केवल भाषा की बात कर रहा था साथियों, अब तक मैं केवल भाषा की बात कर रहा था, लेकिन जहां हमें आना है, जिस टॉपिक पर हमें आना है, हम वही आ चुके हैं, हिंदी भाषा। देखिए हिंदी भाषा को हम 3 दृष्टिकोण से देखेंगे। हिंदी भाषा को हम 3 दृष्टिकोण से देखेंगे, और वो दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? सबसे पहला आएगा आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण। कौन सा आएगा? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हिंदी भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है? कैसे हिंदी भाषा बनी है, कब से कब कौन सी भाषा में परिवर्तन हुआ, कौन सी भाषा में बदली, उसके बाद हिंदी कैसे आई, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरी चीज, भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो देश के किस किस कोने में बोली जाती है, किस किस जगह बोली जाती है, मुख्य रूप से हम वो देखेंगे। और इसके बाद है आपका संवैधानिक कह दो या राजनीतिक दृष्टिकोण। संवैधानिक या राजनीतिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो हिंदी भाषा को हम 3 दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, तभी हम इसका परिचय जान पाएंगे कि हिंदी भाषा है क्या। सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण, फिर है भौगोलिक दृष्टिकोण, और तीसरा है आपका संवैधानिक दृष्टिकोण। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण और संवैधानिक दृष्टिकोण। सही बात है, संवैधानिक को हम राजनीतिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण। क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमको पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखिए एक टाइम पीरियड था लगभग 1500 से 500 बीसी, 1500 से 500 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, या इसे हम कह सकते हैं ईसवी पूर्व। ईसवी पूर्व एक टाइम पीरियड था 1500 से 500 बीसी, और ये जो हमारे इतिहास में ये टाइम पीरियड जो है ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, सॉरी, वैदिक काल के नाम से हम इसको जानते हैं। वैदिक काल के नाम से हम इसको जानते हैं, इस टाइम पीरियड को 1500 से 500। वैसे तो 1500 600 लिखा हुआ है, लेकिन हम हिंदी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे 2 भाषाओं का प्रचलन था। उस टाइम पे 2 भाषाओं का प्रचलन था। एक भाषा को बोलते हैं हम वैदिक भाषा, एक भाषा को हम बोलते हैं वैदिक भाषा, और दूसरी भाषा को हम बोलते हैं लौकिक भाषा। वैदिक भाषा और दूसरी को हम क्या बोलते हैं? लौकिक भाषा बोलते हैं। सही बात है। वैदिक भाषा का जो टाइम पीरियड था लगभग 1000 से 1500 से 1500 से वैदिक भाषा का जो टाइम पीरियड था वो लगभग आपका 1500 से 1000 बीसी तक था, और 1000 बीसी से 500 बीसी की अगर हम बात करते हैं, तो 1000 बीसी से 500 बीसी का जो टाइम पीरियड था उसमें बोली जाने वाली जो भाषा थी वो थी लौकिक भाषा। देखिए वैदिक भाषा कौन सी थी? वैदिक भाषा थी जिसमें हमारे ऋग्वेद वगैरह लिखे गए, वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, वो वैदिक भाषा थी। और
लौकिक भाषा जो है वो सामान्य बोलचाल की भाषा थी, वो सामान्य बोलचाल की भाषा थी। इसमें वेद लिखे गए हैं और मतलब इसका मतलब ये कठिन भाषा थी। और जो ये भाषा जो थी ये सामान्य बोलचाल की भाषा थी जो 1000 से 500 बीसी के बीच थी। ठीक है, इसमें हमारे महाभारत, लौकिक भाषा में महाभारत और आपका रामायण, ये ग्रंथ लिखे गए हैं। लौकिक भाषा में ही महाभारत और रामायण ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक बात है। तो हमने बताया कि एक टाइम पीरियड था 1500 से 500 बीसी के आसपास, जिसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता था। उस टाइम पे दो भाषाओं का प्रचलन था, एक वैदिक भाषा और एक लौकिक भाषा। वैदिक भाषा का टाइम पीरियड जो था वो 1500 से 1000 बीसी था और लौकिक भाषा का जो टाइम पीरियड था वो 1000 से 500 बीसी था। इसमें वेद और उपनिषद लिखे गए और इसमें जो है लौकिक भाषा में महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ भी लिखे गए। तो सामान्य बोलचाल की ये भाषा थी। अब बात आती है काम की। वो काम की बात क्या आती है? देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया, वैदिक भाषा थी, लौकिक भाषा थी, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं इन्हें? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हीं से चलकर आगे हिंदी का विकास हुआ। कैसे हुआ? इस भाषा को छोड़ दीजिए, इस भाषा को छोड़ दीजिए और बात आ जाती है लौकिक भाषा पर। किस पर आ जाती है? लौकिक भाषा पर बात आ जाती है। लौकिक भाषा पर बात आ जाती है। लौकिक भाषा में परिवर्तन हुआ, लौकिक भाषा में परिवर्तन हुआ, स्वरूप बदला। देखो ऐसा होता है, हम कोई भाषा बोलते हैं और भाषा बोलते बोलते अचानक हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आने लगता है, फिर थोड़ा और परिवर्तन आता है, फिर धीरे धीरे वो भाषा पूरी चेंज हो जाती है और दूसरी भाषा बन जाती है। ठीक है, तो लौकिक भाषा में परिवर्तन हुआ और कौन सी भाषा बनी? कौन सी भाषा बनी? फिर बनी पाली भाषा। कौन सी भाषा बनी? पाली भाषा बनी। आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना भी होगा कि जो आपके बौद्ध ग्रंथ हैं, जो आपके बौद्ध ग्रंथ हैं वो सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। जो उनके मुख्य बौद्ध ग्रंथ हैं, जो मुख्य बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में ही लिखे हुए हैं। और इस पाली भाषा का टाइम पीरियड क्या था? पाली भाषा का जो टाइम पीरियड था वो था 500 बीसी से, 500 बीसी से पहली ईस्वी, पहली ईस्वी, एसी बोल सकते हैं हम इसको, एसी भी बोल सकते हैं। तो 500 बीसी से पहली ईस्वी तक कौन सी भाषा का प्रचलन था? पाली भाषा का प्रचलन था। अब देखो, बदलाव तो सब में आता है। ठीक है, तो परिवर्तन तो सब में आता है। लौकिक का पाली हुआ, पाली भाषा में परिवर्तन आता चला गया और एक नई भाषा बनी जिसे बोला गया प्राकृत भाषा। जिसे क्या बोला गया? प्राकृत भाषा बोला गया। प्राकृत भाषा जो का टाइम पीरियड था वो था लगभग आपका पहली शताब्दी से 500 ईस्वी। यही कह सकते हैं कि पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक कौन सी भाषा का प्रचलन रहा, जोर रहा? तो वो आप बताएंगे प्राकृत भाषा। जो आपका जैन धर्म है, जो जैन ग्रंथ है वो ज्यादातर प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा और जैन धर्म प्राकृत भाषा। ठीक बात है। अब भैया हुआ क्या? प्राकृत भाषा में चेंज आना शुरू हुआ, प्राकृत भाषा में परिवर्तन आना शुरू हुआ। तो फिर एक नई भाषा बनी, फिर एक नई भाषा बनी जिसे बोला गया अपभ्रंश। क्या बोला गया? अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, तो सबसे पहले लौकिक भाषा, फिर पाली भाषा, फिर इसमें चेंज आया प्राकृत भाषा और उसके बाद अपभ्रंश। और अपभ्रंश का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 500 से 1000 ईस्वी। 500 से 1000 ईस्वी प्राकृत अपभ्रंश का काल माना जाता है। सही बात है। अब अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश के कई उपभाषाएं हुई, अपभ्रंश के कई प्रकार हुए, जिनमें एक प्रकार था शौरसेनी, एक प्रकार था शौरसेनी। हालांकि अपभ्रंश के कई प्रकार थे लेकिन हमें तो केवल एक पढ़ना है जिससे हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो शौरसेनी से ही हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। शौरसेनी से ही क्या माना जाता है? हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले लौकिक भाषा में परिवर्तन आया, पाली भाषा बनी, पाली भाषा में परिवर्तन आया, प्राकृत भाषा बनी,
प्राकृत भाषा में परिवर्तन आया, अपभ्रंश भाषा बनी, और अपभ्रंश का एक प्रकार है शोर सैनी, जिससे कौन सी भाषा का उदय हुआ? हिंदी भाषा का उदय हुआ। ये हमें ध्यान रखने हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हिंदी का विकास निम्नलिखित में से कौन से अपभ्रंश से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है, क्योंकि शोर सैनी अपभ्रंश जो है वो अपभ्रंश का ही एक प्रकार है, अपभ्रंश का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो मैंने बताया पाली भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, ये आपका इतिहास से संबंधित मैं आपको बता रहा हूं। बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, प्राकृत में जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, चलिए हो गया। अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो गया कि भैया बताओ भाषा कैसे कैसे आई। तो मैंने बताया जी भाषा ऐसे ऐसे आई। सबसे पहले लौकिक भाषा में परिवर्तन हुआ, पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बना, अपभ्रंश से आपका शोर सैनी बनी, और शोर सैनी से आपका हिंदी का उदय हुआ। सही बात है, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण मतलब जो हमारी हिंदी भाषा है वो मेन रूप से कहां कहां बोली जाती है, वो क्षेत्र कौन सा है भारत का जहां पर हिंदी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। तो सबसे पहले हम अपने प्रदेश को ले लेते हैं यूपी। सबसे पहले हम ले लेते हैं यूपी। दिल्ली में भी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी आपका हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है। इधर आ जाइए, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, यूपी हो गई, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा हो गया। आपका थोड़ा बहुत पंजाब में भी बोली जाती है। इसके बाद आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो ये हमारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है। जैसे आपका यूपी हुआ, दिल्ली, हरियाणा, हरियाणा के नीचे राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, तो यहां पर मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। ठीक बात है। एक केंद्र शासित प्रदेश और है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में भी क्या है, अंडमान निकोबार में भी हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, चलिए तो इतना आपको पता चल गया। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, यहां पर हिंदी जो है वो मुख्य रूप से बोली जाती है। सही बात है। ठीक है, चलिए अब बात आती है राजनीतिक दृष्टिकोण की। किसकी बात आती है? राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात आती है भैया। सही बात है, राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण में हम पढ़ेंगे कि भाई क्या संविधान में हिंदी भाषा का जिक्र है या नहीं है, हम देखेंगे। देखिए, आपने अगर संविधान पढ़ा हो तो आपने एक अनुसूची पढ़ी होगी। उस अनुसूची का नाम है, उस अनुसूची का नाम है अनुसूची 8। अब अनुसूची 8 में है क्या? अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है, और उन भाषाओं में 22 भाषाओं में एक अपनी हिंदी भी है। ठीक है, तो हम संवैधानिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो अनुसूची 8 में 22 भाषा वर्णित हैं, और उन 22 भाषाओं में अपनी हिंदी भी स्थान रखती है। ठीक बात है। अब हम बात करें कि कौन सा भाग है जिसमें हिंदी के बारे में जिक्र है, या ये कह सकते हैं कि जिसमें हमारी राजभाषा के बारे में जिक्र है, क्योंकि राजभाषा हमारी हिंदी है। तो हम कहेंगे कि भैया भाग 17, भाग 17 संविधान का अनुसूची 8 में हिंदी भाषा का जिक्र है। भाग 17 में
हमारे देश की राजभाषा का जिक्र है, राजभाषा का जिक्र है। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 343 से 351 तक राजभाषा का ही जिक्र मिलेगा। भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 आपको क्या मिलेगा? राजभाषा का जिक्र मिलेगा। राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। ठीक है, चलिए देखिए, आपको मैं हिंदी बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूं और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। लेकिन साथियों ध्यान एक रखना है, जितनी मेहनत मैं आप लोगों के साथ करूंगा आपको भी मेरे साथ उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना फिर कोई फायदा नहीं है मेरी क्लास लेने का। ठीक है, तो आपको बिल्कुल शुरू से नोट्स बनाते हुए चलना है और प्रतिदिन मेरी क्लास देखनी है और उसको लिखना है। ठीक है, नोट्स जरूर बनाएं, अपने हाथों से नोट्स बनाएं, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलिए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है और भाग 17 में 343 से 351 तक राजभाषा का ही हमारा जिक्र है। सही बात है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक क्वेश्चन और फंस जाता है कि बताइए हिंदी भाषा को राजभाषा की मतलब राजभाषा के रूप में कब माना गया, कब जोड़ा गया? तो मैं आपको बताता हूं, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा या राजकीय भाषा घोषित किया गया। ठीक है, तो मैंने आपको राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में आपको 3 चीजें बताई हैं कि अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है, हिंदी भी इसमें शामिल है, भाग 17 में 343 से 351 तक राजभाषा का जिक्र है, और राजकीय भाषा राजभाषा का जिक्र राजभाषा कब माना गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इतनी बात यहां तक बिल्कुल सही है, ध्यान दो आप लोग, ठीक बात है। अब देखिए 2-3 चीजों में कंफ्यूजन रहता है हम लोगों को, मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके दिमाग में। देखिए होता क्या है, एक वर्ड होता है बोली, बोली, एक वर्ड होता है राजभाषा, एक वर्ड होता है आपका, एक शब्द होता है राष्ट्रभाषा। इन तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है तीनों चीजों में? देखिए, कोई भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, या एक कहें कि एक छोटे क्षेत्र में, एक लोकल क्षेत्र में, एक लोकल क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा जो होती है वो क्या कहलाएगी? वो बोली कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। ठीक है, लोकल या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। लेकिन जब बोली का व्यापक रूप होता है या जब बोली का एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है तो वो क्या कहलाने लगती है? वो भाषा कहलाने लगती है। वो क्या कहलाने लगती है? भाषा कहलाने लगती है। तो बोली क्या होती है? बोली एक लोकल या सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, एक लोकल या सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, लेकिन जब वो क्षेत्र जो है बड़ा हो जाता है, व्यापक हो जाता है, या उस बोली का जो स्थान है वो एक व्यापक रूप ले लेता है, बड़ा रूप ले लेता है, तो वो क्या बन जाती है? वो भाषा बन जाती है। ध्यान रखना है। तो इसका मतलब भाषा जो है एक बड़े स्थान पर, एक वृहत स्थान पर बोले जाने वाली जो चीजें हैं वो भाषा के रूप में आती हैं, और एक लोकल या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारी खड़ी बोली है, ठीक है ना, और कई बोलियां हैं हमारे यहां। मैं एक दिन पढ़ाऊंगा विस्तार से इन चीजों को भी। ठीक है, उसके बाद राजभाषा क्या होती है? देखिए, हमारे देश में जो प्रशासन व शासन संबंधी हमारे देश में प्रशासन व शासन संबंधी जितने भी कामकाज होते हैं वो जिस भाषा में होते हैं उसे हम कहते हैं राजभाषा। क्या कहते हैं? राजकीय या राजभाषा। क्या बताया मैंने?
प्रशासन या शासन संबंधी जितने भी कार्य जिस भाषा में होते हैं वो हमारे यहां की राजभाषा कहलाती है। इसे हम सरकारी कामकाज की भाषा भी हम बोल सकते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा भी हम लोग इसे बोल सकते हैं कि भाई जो राजभाषा है वो क्या होती है। तो प्रशासन शासन संबंधी या सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। प्रशासन या शासन संबंधी तथा सरकारी कामकाज की जो भाषा है, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होते हैं, प्रशासन संबंधी काम होते हैं या शासन संबंधी काम होते हैं, वो क्या कहलाती है, वो राजभाषा कहलाती है। वो क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। दोस्तों ध्यान रखना, आगे बात आ जाती है भैया, बात आ गई हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। भाई हमें बोली का बता दे, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली है बोली, ठीक है। और भाषा जो है एक बड़े क्षेत्र में, वृहद क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाएं हैं। और राजभाषा क्या है, राजभाषा प्रशासन शासन सरकारी कामकाजों में जो भाषा यूज होती है वो राजभाषा है। लेकिन राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, तो साथियों मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी देश में या किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में या किसी भी राष्ट्र में अधिकतर जनसंख्या द्वारा या अधिकतर आबादी वाली बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा होती है। समझ गए बात को। जैसे भारत है, भारत में अधिकांश जनता द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी है, वो हिंदी है। तो हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हालांकि राष्ट्रभाषा का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई जिक्र नहीं है कि भाई इतने अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा का जिक्र है या राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। यह तो बिल्कुल हमें सीधा सीधा याद रखना है कि एक राष्ट्र या देश में अधिकांश जनता द्वारा बोले जाने वाली, एक देश या राष्ट्र में अधिकांश जनता द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाती है, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। वो क्या कहलाती है साथियों, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़े हैं, हमने देखते हैं सबसे पहले हमने क्या क्या स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था भाषा क्या होती है। तो भाषा में मैंने आपको बताया कि भाषा जो होती है विचारों को आदान प्रदान करने वाला माध्यम है। भाषा जो है विचारों को आदान प्रदान करने वाला माध्यम है और इसी माध्यम के द्वारा हम विचारों का या फीलिंग्स का या भाव का आदान प्रदान कर लेते हैं, प्रकट कर देते हैं। भाषा किससे बना है, भाषा जो है भाष धातु से मिलकर बनी है। भाष का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान या विचारों को प्रकट करना। उसके बाद मैंने बताया था कि भाषा के 4 कौशल होते हैं जिससे एक भाषा को विकसित रूप में बनाया जा सकता है। या ऐसे कह दो कि कोई व्यक्ति है वो भाषा को कैसे सीखेगा, तो 4 माध्यम से जाना पड़ेगा उसको। या भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मैंने आपको बताया था सुबोपाली इसका सूत्र है। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के अंतर्गत स्वरपले याद रखना है। स्वर्ण, वदन, पठन और लेखन, ये भाषा के 4 कौशल हैं। आगे चलते हैं भैया, भाषा के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि भाषा के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो भाषा में मौखिक, लिखित और सांकेतिक 3 प्रकार होते हैं। सबसे सरल, सबसे कठिन। क्लियर है यहां तक बात? चलिए ठीक है, तो सबसे सरल कौन सा है, मौखिक भाषा, और सबसे कठिन कौन सी है, सांकेतिक भाषा है। आगे चलते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है, मैंने आपको बताया कि जब हम किसी ध्वनि को या किसी विचार को